बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लेक्चर 8 में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वह है डिफरेंट लॉज जो एचआरएम से रिलेटेड है। पिछले लेक्चर में जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, जो हम टॉपिक पिछले लेक्चर से कर रहे हैं वो है लीगल कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हुए हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का लीगल इन्वॉल्वमेंट को अंडरस्टैंड करना क्यों ज़रूरी होता है, और हमने इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लॉ भी कर लिया हुआ है। इस लेक्चर में हम फर्दर वही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे और डिफरेंट दूसरे लॉज पढ़ेंगे। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है अफर्मेटिव एक्शन। बेसिकली इट इज स्ट्रेटजी इंटेंडेड टू अचीव फेयर एम्प्लॉयमेंट बाय अर्जिंग एम्प्लॉयर टू हायर सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल who were discriminated against in the past, steps that has been taken for purpose of eliminating the present effect of past discrimination. बेसिकली अफर्मेटिव एक्शन एक स्ट्रेटजी है जिसमें जो एम्प्लॉयर होता है, यानी जो ओनर होता है किसी भी कंपनी का, या जॉब दे रहा होता है लोगों को, उसे कहा जाता है कि वो लोग जो पास्ट में जिनको डिस्क्रिमिनेट किया गया था, जिनको जॉब नहीं दी गई थी डिफरेंट बेसिस पे, आप उन्हें अपने पास जॉब दो। उनको जॉब के लिए डिफरेंट स्टेप्स लिए जाते हैं कि जिनको पास्ट में डिस्क्रिमिनेशन किया गया था वो डिस्क्रिमिनेशन के फैक्टर को ख़त्म कर दिया जाए और उन लोगों को जॉब प्रोवाइड की जाए। सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल, वो माइनॉरिटी भी हो सकते हैं, वेमेंस भी हो सकती हैं, या वो लोग जिनको पास्ट में डिफरेंट बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया गया था। वो कलर की बेस पे हो सकता है, वो एज की बेस पे हो सकता है, वो रेस की बेस पे हो सकता है, वो रिलीजन की बेस पे हो सकता है। तो वो लोग जिनको डिस्क्रिमिनेट किया गया था पास्ट में, उनको अब जॉब प्रोवाइड की जाए। बेसिकली अफर्मेटिव एक्शन ये स्ट्रेटजीज करते हैं। एक और तरह से इसको डिफाइन करते हैं कि ये अप्रोच होती है डेट एन ऑर्गेनाइजेशन विद गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट developed to demonstrate that women or minorities are employed in proportion to their representative in the firm relevant labor market. बेसिकली इसने अफर्मेटिव एक्शन ये इंश्योर करते हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह या प्राइवेट कंपनीज भी क्या होती हैं कि जितनी भी जो माइनॉरिटीज़ है या वुमेन्स हैं उनको उनके प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंगली जॉब्स दी जाए कंपनी में। जैसे अक्सर आप गवर्नमेंट जॉब देखो तो हर माइनॉरिटी को या वुमेन्स का एक सेपरेट कोटा होता है हर गवर्नमेंट जॉब में, और ये रूल है कि अफर्मेटिव एक्शंस हैं कि उनको जॉब प्रोवाइड की जाएगी, उनकी जितनी भी रिप्रेजेंटेशन बनती है उसके अकॉर्डिंगली उनकी उतनी ही सीट्स होंगी गवर्नमेंट जॉब पे। तो बेसिकली अफर्मेटिव एक्शन ये इंश्योर कराते हैं कि जो भी माइनॉरिटीज़ हैं या वुमेन हैं जिनको पास्ट में डिस्क्रिमिनेट किया गया था, उनके अब प्रेजेंट में उनको जॉब्स प्रोवाइड की जाएँ। एग्जेक्टिव ऑर्डर 11246 एंड 11375 ये रिक्वायर करता है फेडरल कॉन्ट्रैक्टर्स को कि वो अपना अफर्मेटिव एक्शन प्लान बनाएंगे, यानी वो अपने प्लान में ये इंश्योर कराएंगे वो माइनॉरिटीज़ या वुमेन्स को जितने भी उनकी रिप्रेजेंटेशन बनती है उनके अकॉर्डिंगली उनको जॉब दे रहे हैं उसका वो प्लान बनाएंगे, जिनमें माइनॉरिटी ग्रुप को वो प्रेफरेंस देंगे, ट्रीटमेंट देंगे, प्रेफरेंस ट्रीटमेंट देंगे उनको हायरिंग वगैरह में, रिक्रूटिंग वगैरह के फंक्शन में उनको रिजेक्ट नहीं करेंगे, किसी भी डिस्क्रिमिनेशन की बेस पर उनको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। बेसिकली अफर्मेटिव एक्शन इस बात से डील कर रहे होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट लॉज जो पास ऑन किए गए हैं एचआर से रिलेटेड, लेबर से रिलेटेड, एम्प्लॉय से रिलेटेड। वो कौन से लॉ हैं? बेसिकली ये ज़्यादातर यूएस लॉज हैं, लेकिन ये तमाम जगह पे तमाम कंट्रीज में इम्प्लीमेंट होते हैं। इन पे कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन इनको यूज़ करती हैं, इन पे इम्प्लीमेंटेशन करती हैं, ये लॉज इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। देयर हैव बीन मैनी लॉज, बहुत से लॉज थे जो कोर्ट ने पास किए थे। एचआर से रिलेटेड फेडरल लॉज हैं, कुछ स्टेट के लॉ हैं, कुछ लोकल लॉ हैं जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के डे टू फंक्शन को, उनकी एक्टिविटीज़ को अफेक्ट कर रहे होते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इंश्योर कराए कि जितने भी जो लॉज हैं उसके कंपनी की जो एक्टिविटीज़ हैं उन लॉ के साथ अलाइन कर रही हैं, उनसे डिफर ना करें, वो उन लॉ पे इम्प्लीमेंट करना और ये इंश्योर करना कि कंपनी की एक्टिविटीज़ उन लॉ जिससे रिलेटेड है या उनके अकॉर्डिंगली काम कर रही हैं, ये एचआर मैनेजर का काम होता है। और अगर किसी भी एक्टिविटी से रिलेटेड कोई नया लॉ आ जाएगा तो कंपनी ने जो प्रीवियस डिसीजन किया होगा उससे रिलेटेड वो फिजिबल नहीं होगा, अब उस पर अमल नहीं किया जाएगा, बल्कि जो नया लॉ आ जाएगा उसके अकॉर्डिंगली काम किया जाएगा।
अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट लॉज। सबसे पहला जो लॉ है वो है इक्वल पे एक्ट ऑफ 1963। ये लॉ रिक्वायर करता है यू हैव टू पे द सेम अमाउंट फॉर मैन एंड वुमेन हु डू द सेम जॉब इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली ये लॉ कहता है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में दो लोग काम कर रहे हैं, एक मैन है एक वेमेन है, तो सेम जॉब कर रहे हैं, सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, सेम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो उन दोनों की पे भी क्या होगी, सेम होगी। आप जो मैन है उसे ये कह के ज्यादा पे नहीं दे सकते कि जी वो काम कर रहा है वो आदमी, उसको अच्छी मतलब पे ज्यादा उसे दी जाएगी। दोनों को अगर वो सेम काम परफॉर्म कर रहे हैं, सेम ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनकी पे दोनों की इक्वल होगी, सेम अमाउंट उनको पे की जाएगी। आप किसी को ज़्यादा अमाउंट पे नहीं कर सकते हैं, उसकी सैलरी ज़्यादा नहीं हो सकती है। बेसिकली ये इस लॉ का पर्पस क्या था कि डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए जेंडर की बेस पे, यानी जो मेल है उन्हें ज़्यादा पे ना दी जाए, फीमेल को कम पे ना दी जाए। तो बेसिकली इस लॉ का पर्पस इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना था जो पे से रिलेटेड थी। लेकिन हम यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहे, सेम ऑर्गेनाइजेशन में बात कर रहे हैं। हो सकता है कि किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जो पे हो वो डिफरेंट हो। एक फॉर एग्जांपल अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ए है एक बी है, ए में जो पे दी जाती है वो एक पर्टिकुलर टास्क के लिए वो 25,000 है, और बी में जो दी जाती है वो 27,000 है। तो हम उन दोनों का कंपैरिजन नहीं करेंगे दो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का, हम सेम ऑर्गेनाइजेशन का कंपैरिजन करेंगे। उसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब भी सेम हो, यानी वो काम भी दोनों सेम ही कर रहे हो, तो आप जेंडर की बेस पे किसी एक को पे ज्यादा या दूसरे को कम नहीं दे सकेंगे, सबको इक्वल पे दी जाएगी अगर तो टास्क सेम परफॉर्म कर रहे हैं तो। इन शॉर्ट इक्वल पे एक्ट सेज दैट कि आप इक्वल पे दोगे इक्वल वर्क के लिए। सिर्फ कुछ एक्सेप्शंस होती हैं इस लॉ में, यानी कि वैल्यू ऑफ वर्क क्या परफॉर्म कर रहा है। अगर एक शर्ट दोनों लोग काम सेम परफॉर्म कर रहे हैं, टास्क उनका सेम है, लेकिन जो एक है वो कस्टमर लेकर आया हाई वैल्यू के, तो उसके अकॉर्डिंगली ऑब्वियसली उसकी पे ज़्यादा होगी। कुछ एक्सेप्शन है इसमें, लेकिन उन एक्सेप्शन के अलावा बाकी सबको इक्वल पे दी जाएगी। नेक्स्ट जो लॉ है वो सिविल राइट एक्ट 1964 लॉ है। सिविल राइट वन ये एचआरएम के सबसे इम्पोर्टेंट लॉ में से एक है। ये एचआरएम के तमाम फंक्शनल एरिया को अफेक्ट करता है, चाहे वो हायरिंग से रिलेटेड हूँ, चाहे वो ट्रेनिंग से रिलेटेड हूँ, डेवलपमेंट से रिलेटेड हूँ, सिलेक्शन से रिलेटेड हूँ, बेनिफिट से रिलेटेड हूँ, हेल्थ या सेफ्टी या कंपनसेशन, यानी एचआरएम की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ये लॉ उन सबको अफेक्ट करता है, उन सब पे इसका अफेक्ट है। ये लॉ 1964 में इसको मतलब 1964 में इंट्रोड्यूस कराया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था, और इसमें डिफरेंट चेंजेस या अमेंडमेंट की गई थी 1991 के अकॉर्डिंगली। इस लॉ का बेसिक पर्पस क्या था कि आप किसी भी शख्स को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, इलीगल कर दिया था डिस्क्रिमिनेशन को इसने। आप किसी भी शख्स को रेस, कलर, रिलीजन, जेंडर या नेशनल रीजन की बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, इसने इलीगल डिस्क्रिमिनेशन को इलीगल कर दिया था। फॉर एग्जाम्पल आप किसी शख्स को ये कह के रिजेक्ट नहीं कर सकते कोई कंपनी कि उसका रिलीजन सेम है। सपोज अगर कंपनी जो है वो एक ज्यूइश कंपनी है, तो वो किसी भी शख्स को अगर उसकी दूसरी क्वालिफिकेशन मैच करती हैं, यानी उसकी कंपनी को अपनी पार्टिकुलर जॉब के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए थी वो भी है, उसके अंदर स्किल्स भी हैं, और जो परफॉर्म भी अच्छी कर सकता है, तो सिर्फ कंपनी से ये कह के रिजेक्ट नहीं कर सकती कि वो मुस्लिम है। तो हमने कहा ये इस सिविल राइट एक्ट ने इस चीज़ को इलीगल कर दिया था कि आप इन फैक्टर्स की बेस पे किसी शख्स को डिस्क्रिमिनेट या रिजेक्ट नहीं कर सकते हो। ये लॉ एम्प्लॉयर को फोर्स करता है कि वो एक तो फेयर एम्प्लॉयमेंट या फेयरनेस की प्रैक्टिस को इंट्रोड्यूस कराए अपनी कंपनी में, ताकि हर शख्स को इक्वल राइट मिले हायरिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए, बेनिफिट्स के लिए, तमाम एक्टिविटीज़ के लिए जो भी एचआर से रिलेटेड है। और ना सिर्फ उन राइट को इंट्रोड्यूस कराए बल्कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी करे कि आइदर की सिर्फ कंपनी ज़ुबानी कलामी नहीं कही जाए जी हम तो रूल फॉलो करते हैं, लेकिन इनफैक्ट असल में वो कर ही ना रहे हो। तो इसलिए ये भी इंश्योर कराता है कि कंपनी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बनाए कि वो इन पॉलिसीज़ पे फेयरली अमल कर रही हैं, और मैनेजमेंट में जब भी वो हायरिंग करती हैं या ट्रेनिंग करती हैं या किसी को पे देती हैं या प्रमोशन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, तो कंपनी उनमें फेयरली बिहेव कर रही है, किसी एक एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय पर प्रेफरेंस इन फैक्टर डिस्क्रिमिनेटिव फैक्टर्स की बेस पे नहीं दे रही, यानी किसी कलर की बेस पे नहीं दे रही, जेंडर की बेस पे किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रही, इन फेसिस पे एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट ना करें। एज डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट एक्ट ऑफ 1967, ये लॉ जो एक्ट था 1967 में पास किया गया था।
इसमें लेटर ऑन अमेंडमेंट की गई, चेंजेस की गई 1978 में और 1986 में इसमें अमेंडमेंट की गई थी। इस लॉ का बेसिक पर्पस ये था कि एम्प्लॉयर को प्रोहिबिट किया जाए कि कोई भी अगर कोई जॉब के लिए आपके पास आता है, कोई भी शख्स जिसकी एज 40 साल से ज़्यादा है, तो आप उसे एज की बेस पे रिजेक्ट नहीं कर सकते। जी अब तो आप बूढ़े हो गए हो, 40 साल से ज़्यादा आपकी एज होगी, अब आप काम नहीं कर सकते, इस बेस पे भी आप किसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते। अगर उसकी एज 40 साल से ज़्यादा है तो आप किसी भी शख्स को जॉब से ना तो निकाल सकते हैं, ना ही अगर कोई आपके पास जॉब मांगने आता है तो आप उसे जॉब देने के लिए सिर्फ उसकी एज को इशू बना के उसे इनकार नहीं कर सकते हैं। इट लॉ prohibits employer from discriminating against individuals who are over 40 years of age। इसमें जो लास्ट टाइम अमेंडमेंट की गई थी उसमें जो एज की लिमिट रखी थी, कोई भी शख्स 70 की एज तक काम कर सकता है। आप 70 की एज तक चाहे तो वो काम कर सकता है। उसको हेल्थ प्रोविजन भी दी गई थी डिफरेंट, और भी इंसेंटिव उसको प्रोवाइड किए गए थे, प्रोवाइड किए गए हैं जो लास्ट अमेंडमेंट इसमें की गई थी 1986 में एज डिस्क्रिमिनेशन एक्ट में। तो इसके अकॉर्डिंगली कि कोई भी शख्स आप किसी भी शख्स को जिसकी एज 40 साल से ज़्यादा है उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ उसकी एज को बेस बना के। ये लॉ इस चीज़ को प्रोहिबिट करता है, एम्प्लॉयर को इस चीज़ से मना करता है बेसिकली। नेक्स्ट जो लॉ है वो है अमेरिकन विद डिसेबिलिटी एक्ट। अमेरिकन डिसेबिलिटी एक्ट 1990 में पास किया गया था। इसका पर्पज़ ये था कि ये प्रोहिबिट करे एम्प्लॉयर को कि किसी भी क्वालिफाइड इंडिविजुअल को उसकी डिसेबिलिटी की बेस पे आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई शख्स जॉब मांगने आया है, आपके पास टीचर रिक्वायर्ड है, आपने टीचर के लिए अप्लाई किया के लिए एडवर्टीजमेंट की थी और एक पर्टिकुलर शख्स आपके पास जॉब के लिए आ गया, उसके बाद रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन भी है, एक्सपीरियंस भी है, बट वो फिजिकली डिसेबल है, वो चल नहीं सकता, तो आप उसे इस बेस पे रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो फिर चल नहीं सकता तो हम उसको जॉब नहीं दे सकते। अगर कोई क्वालिफाइड पर्सन है तो उसको डिसेबिलिटी की बेस पे रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। ये लॉ प्रोहिबिट करता है कि आप किसी भी शख्स को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते डिसेबिलिटी की बेस पे। ये इस बेस पे आप उसको, ये लॉ उन लोगों को भी प्रोटेक्ट करता है जिनके एसोसिएशन होते हैं किसी भी डिसेबल पर्सन के साथ, तो आप उनको भी रिजेक्ट नहीं कर सकते। ये क्या है कि वो किसी डिसेबल पर्सन के साथ उनके रिलेशनशिप में है या एसोसिएशन है उनकी किसी भी इंडिविजुअल के साथ, या पेरेंट्स उनके ऐसे हैं तो उन्हें उनका केयर करनी पड़ती है, तो आप उन्हें कहेंगे आप तो टाइम वहाँ पे स्पेंड कर दोगे, तो फिर जॉब पे कब टाइम दोगे, तो ये कह के भी आप उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जो लॉ है वो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट ऑफ 1970। इस एक्ट का बेसिक पर्पस ये था कि एम्प्लॉय को हेल्दी और सेफ वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। ये लॉ एम्प्लॉयर को फोर्स करता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में उसके पास वर्कर काम कर रहे हैं वो उनकी सेफ्टी का ख्याल करे, उन्हें हेल्दी और सेफ वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पे मशीनों का शोर बहुत ज़्यादा है, जब कंटिन्यू बेसिस पे जहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा हो आप काम कर रहे होते तो आपके कानों पे इफेक्ट करता है, इंसान को सुनाई देना कम हो जाता है। तो ये रेगुलेशन कहता है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोटेक्टिव गियर्स दो जो कानों पे पहने ताकि उन्हें शोर कम सुनाई दे। तो ये कंपनी पे ये ऑर्गेनाइजेशन की लाइबिलिटी है कि वो अपने वर्कर की सेफ्टी का ख्याल रखें, उन्हें वो गियर्स प्रोवाइड करें ताकि वो अपने कानों पे पहने और उनको उनकी ये हेल्थ महफूज रह सके इससे। अगर कोई भी कंपनी ये ऐसे सेफ्टी के रूल्स फॉलो नहीं करती है तो उन पर डिफरेंट सिविल और क्रिमिनल पेनल्टीज उनको फेस करनी पड़ जाती हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को। इसलिए इंडस्ट्रीज़ को इंश्योर करना पड़ता है कि जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो सही सेफ्टी वाले इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, ऐसी कंडीशंस में काम नहीं कर रहे हैं जहाँ पे उनको कोई भी नुकसान पहुँच सकता है। जो भी रिक्वायर्ड उनको प्रोटेक्टिव अगर क्लॉथ रिक्वायर्ड है तो वो उनको सबको प्रोवाइड करना कंपनी की जिम्मेदारी, ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने वर्कर की सेफ्टी और हेल्थ को इंश्योर करें। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जेक्टिव ऑर्डर 11246 जो अमेंड किया गया था एग्जेक्टिव ऑर्डर से 11375। एग्जेक्टिव ऑर्डर बेसिकली डायरेक्टिव होता है जो प्रेसिडेंट इशू करता है, और ये ऐसा ही होता है जैसे कांग्रेस ने कोई लॉ पास कर दिया, इसका इतना ही अफेक्ट होता है बेसिकली। जब प्रोविजन थी एग्जेक्टिव ऑर्डर 11246 की, वो ये था कि हर एग्जेक्टिव डिपार्टमेंट या एजेंसी जो प्रोग्राम रन कर रही है या एडमिनिस्टर कर रही है जिसमें गवर्नमेंट की फाइनेंशियल असिस्टेंस वगैरह रिक्वायर्ड है, वो क्या करेंगी, वो अपनी एम्प्लॉयमेंट कंडीशन जो होंगी या अप्रूवल अगर उन्हें अपनी जो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है वो नॉन डिस्क्रिमिनेशन बनाएंगी।
वो किसी भी पॉलिसी ऐसी बनाएंगे जिसमें किसी भी शख्स को डिस्क्रिमिनेट ना किया जा रहा हो। अगर उन्हें गवर्नमेंट से लोन चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट चाहिए या इंश्योरेंस का चाहिए या गारंटी वगैरह गवर्नमेंट से चाहिए, तो उन्हें अपनी एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज़ को नॉन डिस्क्रिमिनेशनल बनाना होगा। बेसिकली इस एग्जेक्टिव ऑर्डर का पर्पस ये था कि एम्प्लॉयमेंट की तरफ एक पॉजिटिव स्टेप लिया जाए, ताकि हर एम्प्लॉय जो भी एम्प्लॉयमेंट के लिए आता है उसको उसकी कलर, क्रीड, रेस या नेशनल रीजन की बेस पे डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, बल्कि सबको इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए। बेसिकली ये एग्जेक्टिव ऑर्डर का इसका पर्पज यही था। अब हम वो चैलेंजेस डिस्कस करेंगे जो एचआर मैनेजर को फेस करने पड़ते हैं जब वो लीगल कंप्लायंस कर रहा होता है, लॉ या रेगुलेशन के साथ कंप्लायंस कर रहा होता है। तो वो कौन से चैलेंजेस हैं जो एचआर मैनेजर को फेस करने पड़ते हैं। एचआरएम की एक्टिविटीज़ को या प्रैक्टिसेस को कोई भी चैलेंज कर सकता है, कोई भी स्टेक होल्डर, जिसमें सोसाइटी आ गई, कम्युनिटी आ गई, कस्टमर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं या शेयर होल्डर हैं। वो कोई भी जो इन सब में से जो भी स्टेक होल्डर हैं वो एचआर की एक्टिविटीज़ को चैलेंज कर सकता है। इसलिए ये मैनेजमेंट को चाहिए कि जब भी वो कोई डिसीजन करे तो अपने डिसीजन को वो किसी ना किसी लॉ के अकॉर्डिंगली कर रही हो। वो लॉ से कंप्लाइंस करेगी, लॉ से कंप्लाइन करेंगे तो ही जब कोई शख्स चैलेंज करेगा तो बता सकेगी कि मैंने ये फलाने लॉ के तहत किया है, या ये लॉ ये कह रहा था, इसके अकॉर्डिंगली मैंने डिसीजन लिया है। यानी उन्हें अपने डिसीजन को एक सॉलिड बैकग्राउंड देना है, सॉलिड बैक देनी है, लीगल बैक देनी है। यानी लॉ के अकॉर्डिंगली उसने काम करना है और उसके लिए लीगल डॉक्यूमेंटेशन भी उसके पास होनी चाहिए, ताकि अगर कोई शख्स कल को चैलेंज करे तो कंपनी प्रॉपरली खुद को डिफेंड कर सके, ऑर्गेनाइजेशन खुद को डिफेंड कर सके। अब जब भी लीगल लॉ एचआर लॉ के साथ कंप्लायंस करते हैं तो मैनेजर जो चैलेंजेस फेस करते हैं, अब हम उनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। ये वो डिफरेंट चैलेंजेस हैं जो एचआर मैनेजर फेस करता है। डायनामिक लीगल लैंडस्केप, कॉम्प्लेक्स लॉ, कन्फ्लिक्टिंग स्ट्रेटजी फॉर फेयर एम्प्लॉयमेंट, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है डायनामिक लीगल लैंडस्केप। एचआर एक्टिविटीज से रिलेटेड डिफरेंट लॉज पास हो चुके हुए हैं, डिफरेंट जो भी हमने डिस्कस किए कुछ लॉज, और इससे अलावा भी बहुत से लॉज हैं हमने कहा जो एचआर की एक्टिविटीज को अफेक्ट करते हैं और पास ऑन हो चुके हुए हैं। इन लॉज के अलावा कुछ और डिफरेंट केसेस पे कोर्ट की ओपिनियन भी होती हैं। वो ओपिनियन भी एचआर की एक्टिविटीज़ को, लीगल इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती हैं। यानी लीगल इन्वायरमेंट क्विकली बेसिस पे चेंज हो रहा था। अगर कोई नया कोर्ट में केस आ गया एचआर से रिलेटेड, जो कोर्ट की उस पर ओपिनियन होगी, कंपनी से रिलेटेड जो भी केस अगर कोर्ट में आएगा तो कोर्ट की जो भी ओपिनियन होगी वो एचआर की एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करेगी, दूसरी कंपनीज की भी है, क्योंकि वो लीगल बन जाएगी ना, लीगल इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रही होगी। तो लीगल इन्वायरमेंट कंटिन्यूसली और क्विकली चेंज हो रहा होता है। नेक्स्ट वन इज द कम्प्लेक्सिटी ऑफ लॉ। हर लॉ, जो भी लॉ होता है उसके एक सेट ऑफ रूल्स या रेगुलेशंस होते हैं जो बहुत लेंथी होते हैं लेकिन फॉलो करने पड़ते हैं। बेसिकली एचआर मैनेजर को क्या रिक्वायर्ड है, उसे क्या करना चाहिए कि उसे अंडरस्टैंड करना चाहिए कि पार्टिकुलर लॉ जो बनाया गया इसकी इंटेंशन क्या थी। बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी में ये रूल्स एंड रेगुलेशन को उन्हें फॉलो तो करना है, लेकिन बेसिकली उस लॉ को बनाने का पर्पस क्या था, इंटेंशन क्या थी, ताकि उसके इंटेंशन के अकॉर्डिंगली काम कर सके। लोग ना तो अपने लिए खुद कम्प्लेक्स बनाए, ना ही ऑर्गेनाइजेशनल के लिए ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के लिए कम्प्लेक्स बनाया एचआर मैनेजर, बल्कि बेसिक जो इंटेंशन थी उसके अकॉर्डिंगली काम करने की कोशिश करनी चाहिए उसे। द नेक्स्ट वन इज कन्फ्लिक्टिंग स्ट्रेटजीज फॉर फेयर एम्प्लॉयमेंट। सोसाइटी के अगर रिप्रेजेंटेटिव की बात करें, जिनमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव आ गए, जज आ गए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आ गए, हर एक की लॉ के बारे में अपनी ओपिनियन होती है। हर शख्स की ओपिनियन दूसरे से डिफर कर रही होती है। तो हर एक के नज़दीक जो एचआर लॉज हैं इक्विटेबल कब होंगे, हर एक की उसके लिए इक्विटेबल कब है, कैसे हैं, हर एक की ओपिनियन डिफर होगी। तो ये भी कन्फ्लिक्ट अराइज कर देते हैं फिर एम्प्लॉयमेंट के लॉज के, कि हर एक के नज़दीक तो फिर एम्प्लॉयमेंट के टर्म डिफरेंट, वो उसको अपने आप में इंटरप्रेट कर रहा होगा। तो ये भी एक चैलेंज एचआर मैनेजर के लिए होता है कि वो सही टर्म में उस पर्टिकुलर लॉ को अंडरस्टैंड कर सके। नेक्स्ट वन इज अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज। बेसिकली ये बहुत कॉमन होता है, किसी भी लॉ में हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसी में हो गया, या गवर्नमेंट प्रोग्राम या ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी में क्या होता है कि
एंटीसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं जो समटाइम नेगेटिव भी होते हैं। मतलब गवर्नमेंट को या वो आप वो जो रिजल्ट आप जब लॉ बनाते हो तो आप कुछ और एंटीसिपेट कर रहे हो कि ये लॉ ये पॉजिटिव इफेक्ट लेके आएगा, लेकिन हो सकता है कि वो लॉ नेगेटिव इफेक्ट ले आए। लोग तो लॉ में भी चोर रास्ता निकाल लेते हैं ना बचने का। तो एचआर मैनेजर के लिए ये चैलेंज क्या पोज करता है कि वो एंटीसिपेट करे दोनों इफेक्ट को। इंटेंडेड तो पॉजिटिव ही होते हैं, अनइंटेंडेड जो कॉन्सिक्वेंसेज लॉ के नेगेटिव भी अगर आ गए हैं तो उसको कैसे डील करना है ये भी एचआर मैनेजर के लिए ज़रूरी होता है और उसके लिए एक चैलेंज पोज कर रहा होता है। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।